पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण का मतलब हुआ कोई ऐसी चीज जो हमारे चारों तरफ है, जो हमें इफेक्ट भी करती है, जिससे हम इफेक्ट होते हैं, और जो हमारे कार्यों से प्रभावित होती है। मतलब हमने कुछ किया तो उस पे प्रभाव पड़ रहा है, और जो पर्यावरण में कुछ हो रहा है तो हम पे प्रभाव पड़ रहा है। तो कोई ऐसी चीज, जैसे थॉमस एंड बकल ने बोला कि मनुष्य के व्यवहार से लेकर के सभ्यता, धर्म, विज्ञान तक की जितनी भी दशाएं हैं, ये सभी भौगोलिक पर्यावरण का परिणाम है। मतलब जो मनुष्य का व्यवहार होता है, देखो अब ये चीज़ कुछ हद तक हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगे तो आप लोगों को देखो गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है, लोग आपस में लड़ाई झगड़े ज़्यादा करते हैं। फिर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो बोलते हो ना, दिमाग काम नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो हमारा बिहेवियर चेंज होता है, भौगोलिक पर्यावरण हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। फिर हमारी सभ्यता यानी हमारा खाना पीना, पहनना, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, हमारा विज्ञान है, ये सारी चीज़ें हमारे भौगोलिक पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। किसने बोला? थॉमस बकल ने। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, इसके बाद हम समझेंगे भौगोलिक पर्यावरण को। तो पर्यावरण का अर्थ होता है ये कोई ऐसी चीज जो चारों ओर हो हमारे। ये जो पर्यावरण शब्द है, ये दो वर्ड के संयोग से बना, परि और आवरण। परि प्लस आवरण, ठीक है। इसका मतलब होता है चारों ओर से ढका हुआ। परि का मतलब हुआ चारों ओर, और आवरण का मतलब हुआ ढका हुआ। तो कोई ऐसी चीज जो कि व्यक्ति को चारों ओर से घेरती है, चारों ओर से ढके रखती है, उसके आवरण का काम करती है। जैसे आप कपड़े पहनते हो तो आपका आवरण होते हैं, तो वैसे ही कोई ऐसी चीज जो कि मनुष्य को चारों ओर से उसके आवरण का काम करती है, उसको घेरे रहती है, उसको ढके रहती है, ये होता है पर्यावरण। तो व्यक्ति के चारों तरफ क्या होता है, क्या ढके रहता है, घेरे रहता है? उसकी सामाजिक, उसकी सांस्कृतिक और भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं मतलब जैसे ऋतुएं हैं, दिन रात है, और जो भी एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें। सामाजिक सांस्कृतिक मतलब उसके जो सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, जो उसके रिलेशन हैं, जो उसका कल्चरल ग्रुप है, ये सब चीज़ें उसको चारों ओर से घेरे रहती हैं। हमको लगता है कि हम अपनी मर्जी से कार्य कर रहे हैं, जबकि ये सारी चीज़ें हमें काम करवाती हैं, ठीक है। तो व्यक्ति को चारों तरफ से उसके आवरण का कार्य करती हैं उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दशाएं, यही कहलाती हैं पर्यावरण। अगर हम परिभाषा की बात करें तो रॉस ने कहा था कि पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कोई एक्सटर्नल सोर्स जो कि व्यक्ति को प्रभावित करे। मतलब उसके अंदर नहीं है, उसके शरीर से बाहर है, लेकिन फिर भी उसको इफेक्ट कर रहा है, तो ये होता है पर्यावरण। तो यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से भौगोलिक पर्यावरण की तरफ ज़्यादा संकेत किया है। जिसबर्ट ने कहा था पर्यावरण वो सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। मतलब चारों ओर से घेर रखा है किसी वस्तु को, और फिर उस चीज़ को इफेक्ट भी कर रहा है, उस वस्तु को या उस व्यक्ति को इफेक्ट भी कर रहा है। अगर पर्यावरण में परिवर्तन होगा तो वो वस्तु या उस व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर उस पर आएगा, उसमें भी परिवर्तन होगा। तो ये होता है पर्यावरण की कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, चाहे वो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हो, चाहे हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हो, चाहे हमारा कल्चर हो, चाहे हमारी सभ्यता हो, ये सारी चीज़ें। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग तरीके से पर्यावरण को वर्गीकृत करने का प्रयास भी किया है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैकएवरन पेज है, तो मैकएवरन पेज ने पर्यावरण को दो भागों में डिवाइड किया। कितने? दो भागों में। एक बताया इन्होंने पर्यावरण का भाग होता है भौतिक, और दूसरा भाग होता है सामाजिक। भौतिक भाग में क्या क्या आ जाएगा? तो भौतिक भाग में आ जाएगा जो भी प्राकृतिक दशाएं हैं, जो पेड़ पौधे हो गए, हमारा वातावरण किस तरीके का है, हमारी जलवायु किस तरीके की है, और जो भी पर्यावरण मतलब जो भी ऐसी दशाएं जो कि हमने संशोधित नहीं की है, जो कि मनुष्य ने संशोधित नहीं की हैं, वो समस्त दशाएं, हवा, पानी, जल, पेड़ पौधे, आसमान, जो भी बाकी चीज़ें हैं, जो भी भौतिक में जो भी मनुष्य ने संशोधित नहीं किया है, वो भौतिक पहलू में आ जाएगा। और सामाजिक में क्या आएगा? जो मनुष्य ने बनाया है, मनुष्यकृत पर्यावरण जो है वो सामाजिक में आ जाएगा।
जो मनुष्य ने सामाजिक संबंधों के द्वारा बनाया, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बनाया, समाज में रह करके बनाया। तो मनुष्य ने क्या क्या बनाया है? लोक रीतियाँ बनाई हैं, प्रथाएं बनाई हैं, संस्थाएं बनाई हैं, समितियों का निर्माण किया है, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण मनुष्य ने किया है। तो जो भी समाज में रह करके जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है या मनुष्यकृत पर्यावरण है, वो सामाजिक होगा। और जो मनुष्यकृत नहीं है, जो प्रकृति प्रदत्त है, जिसमें मनुष्य ने कोई योगदान नहीं दिया है, वो पहले से विद्यमान है, वो सारी चीजें आएंगी भौतिक पहलू में। ये किसने बताया? मैकाइवरन पेज ने। लैंडिस ने भी प्रकार बताए हैं पर्यावरण के। इन्होंने 3 प्रकार बताए: प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक, प्राकृतिक पर्यावरण वही जो हमें प्रकृति प्रदत्त है, जो पहले से वहाँ पर विद्यमान है, जहाँ पर भी हम रह रहे हैं। सामाजिक पर्यावरण में जो मनुष्य ने अंतःक्रिया के द्वारा बनाया है, समूहों में रह करके बनाया है, इंटरैक्शन के थ्रू बनाया है, वो सबको सामाजिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा रहन सहन, खाना पीना और जो भी कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब किस में आएंगे? सांस्कृतिक पर्यावरण में। तो 3 भाग बताए, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। किसने? लैंडिस ने। फिर ये तो हो गए मुख्य मुख्य समाजशास्त्रियों के प्रकार। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो होगा भौगोलिक पर्यावरण, और उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या होता है, और प्रदूषण, पारिस्थितिकी तंत्र, इन सब टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो के साथ साथ मैं यूजीसी नेट की एक कंप्लीट यूनिट है जो कि पर्यावरण पर रिलेटेड है, वो यूनिट की प्लेलिस्ट आप लोगों को उसका लिंक मैं सेंड कर दूंगी, क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो भी आप लोग एक बार देख लेंगे तो बहुत हेल्प रहेगी आप लोगों के लिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पर्यावरण का अर्थ आपको पता चल गया। फिर आज हम पढ़ने वाले हैं भौगोलिक पर्यावरण। पर्यावरण का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा भाग जो कि ईश्वर द्वारा, कुछ लोग बोलते हैं या कुछ लोग बोलते हैं कि प्रकृति प्रदत्त है, जो कि स्वतः निर्मित है, जिसका निर्माण मानव ने नहीं किया है। मानवीय निर्मित पर्यावरण को छोड़ करके जो भी है वो सब कुछ भौगोलिक पर्यावरण है। मतलब प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी चीज़ें हैं, ये सारा कुछ जो भी प्रकृति प्रदत्त है, मनुष्य के निर्मित नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भौगोलिक पर्यावरण में आती हैं। अगर हम बात करें परिभाषा की, तो कुछ समाजशास्त्रियों ने इसको परिभाषित करने की कोशिश करी है, जैसे मैकाइवरन पेज हैं। तो इन्होंने कहा कि भौगोलिक पर्यावरण में वे समस्त दशाएं आ जाएंगी जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है। मतलब वो सारी सिचुएशंस, वो सारी सर्कमस्टेंसेस, एटमॉस्फेयर वगैरह, वो सारी चीज़ें जो भी प्रकृति प्रदान करती है मनुष्य को उसके जीवित रहने के लिए, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत। सोरोकिन ने इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करी। सोरोकिन ने कहा कि भौगोलिक पर्यावरण का तात्पर्य उन सभी प्राकृतिक दशाओं और घटनाओं से है जिसका अस्तित्व मनुष्य के कार्यों से स्वतंत्र है, जो मानव निर्मित नहीं है और जो मनुष्य के कार्यों और अस्तित्व से प्रभावित हुए बिना स्वयं ही परिवर्तित होती रहती है। मतलब सिंपली कि मनुष्य के कार्य और उसके अस्तित्व से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी दशाएं जो कि अनिवार्य है मनुष्य के लिए, लेकिन मनुष्य उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता है और ना ही मनुष्य उनको निर्मित कर सकता है। तो वो समस्त दशाएं वो कहलाएंगी भौगोलिक पर्यावरण। तो ये तो हो गया भौगोलिक पर्यावरण का अर्थ। अब कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं जिनको बोला जाता है भौगोलिक निर्धारणवादी। किनको बोला जाता है? उन समाजशास्त्रियों को भौगोलिक निर्धारणवादी बोला जाता है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में बताया कि पर्यावरण ही सब कुछ है। देखो, निर्धारणवाद का मतलब होता है कि हम उसी एक रीज़न को बता दें कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ इसी रीज़न की वजह से। निर्धारणवाद का मतलब किसी एक कारण को ही सभी चीज़ों के लिए उत्तरदायी मानना। अब जैसे आर्थिक निर्धारणवादी थे, मार्क्स थे, तो उन्होंने सब कुछ आर्थिक संस्थाओं पे ही मान लिया। तो सेम वैसे ही भौगोलिक निर्धारणवादी हैं जो कि ये मान रहे हैं कि जो पर्यावरण है
वो ही सारी चीज़ों में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होता है, या पर्यावरणीय दशाएं ही सारी चीज़ों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ऐसे सिद्धांतकार जो ये मानते हैं कि पर्यावरणीय दशाओं के आधार पर मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक जीवन निर्धारित होता है, कि मनुष्य किस तरीके का जीवन व्यतीत करेगा, किस तरीके की उसकी संस्कृति होगी, उसकी सभ्यता होगी, ये सब कुछ पर्यावरणीय दशाओं पर निर्भर करता है। ये जो भौगोलिक निर्धारणवादी हैं ये मानते हैं कि जो भी मनुष्य का जीवन है या जो उसका रहन सहन है, जो खान पान है, जिस भी तरीके से वो जो भी कर रहा है, वो सारा कुछ भौगोलिक दशाओं पर ही डिपेंड होता है। अब अगर इसको हम देखें तो वास्तविकता में ये चीज़ कुछ हद तक पाई भी जाती है। जैसे अगर आप उत्तर भारत में आ जाओगे तो आपको यहाँ का खाना पीना, यहाँ की वेशभूषा सब कुछ अलग तरीके की देखने को मिलेगी। आप साउथ में चले जाओगे तो वहाँ की जो कि पर्यावरणीय दशाएं थोड़ा सा डिफरेंट हैं, तो वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर, वो सारी चीज़ें अलग तरीके की होंगी। तो काफ़ी हद तक पर्यावरण हमें इफेक्टेड करता भी है। तो इसमें से कौन कौन से सिद्धांतकार हैं जो कि प्रमुख भौगोलिक निर्धारणवादी माने जाते हैं और उनका क्या क्या मानना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हिप्पोक्रेटिस एक भौगोलिक निर्धारणवादी हैं। इन्होंने कहा कि मानवीय स्वभाव यानी मानवीय प्रकृति पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती है। जिस तरीके का जैसा पर्यावरण होगा, मनुष्य की प्रकृति या मनुष्य का स्वभाव वैसा ही होता जाएगा। इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि जैसे हमारा एशिया महाद्वीप है, यहाँ की जलवायु लगभग सम है, तो यहाँ के लोग जो हैं वो एकदम शांत, शिष्ट, सभ्य होते हैं। मतलब जलवायु सम है ना, तो उग्रता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा शांत, शिष्ट, सभ्य होते हैं। वहीं पर अगर यूरोप की जलवायु को आप देखो तो बहुत ही विषम जलवायु है, वहाँ की जलवायु अनुकूल नहीं है। तो वहाँ के जो निवासी हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं, थोड़ा सा बलिष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जलवायु से उनको एडजस्ट ज़्यादा करना पड़ता है और थोड़ा सा क्रूरता भी आ जाती है वहाँ पे। तो ये किसका मानना था? हिप्पोक्रेटिस का, कि जहाँ की जैसी जलवायु होगी वहाँ के मनुष्यों का वैसा ही स्वभाव हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू एक दूसरे सिद्धांतकार हैं। इनका मानना था कि भौगोलिक पर्यावरण से ही मनुष्य के शारीरिक मानसिक गुणों का विकास होता है। मतलब जैसा भौगोलिक पर्यावरण होगा, मनुष्य का जो शारीरिक मानसिक गुण हैं वो भी वैसे ही होंगे। जैसे जहाँ पर जो पर्यावरणीय दशाएं हैं वो थोड़ा सा अनुकूल होती हैं, तो अब वहाँ पर ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है व्यक्तियों को, तो बहुत ही शांत कोमल स्वभाव के होते हैं। और जहाँ का जो पर्यावरणीय दशाएं हैं विषम होती हैं, जैसे पहाड़ी लोग हैं, पठारी लोग हैं, तो थोड़ा सा उनका जो जीवन होता है बहुत ज़्यादा संघर्षमय हो जाता है। तो इसी तरीके से उनके शारीरिक और मानसिक गुण भी हो जाते हैं। क्वेटलेट एंड ग्वेरी एक सिद्धांतकार थे। तो इन्होंने अपराध का भौगोलिक निर्धारणवादी सिद्धांत दिया। अपराध का भौगोलिक निर्धारणवादी सिद्धांत, कि जो अपराध की दशाएं हैं या अपराध के प्रकार हैं ये भौगोलिक दशाओं से प्रभावित होते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल के लिए समझाया कि गर्म प्रदेशों में रेप है, हिंसा है, घातक आक्रमण है, इस तरीके के अपराध ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लोगों में एक तरीके से होता है ना खून में उबाल आना, वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से इस तरीके के अपराध ज़्यादा होते हैं। जबकि जो शीत प्रदेश है जहाँ पर थोड़ी सी ठंडी जलवायु होती है, तो वहाँ पर व्यक्ति के विरुद्ध अपराध नहीं होते बल्कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध ज़्यादा होती हैं। जैसे चोरी डकैती। अब ये ऋतुओं के माध्यम से भी हम कह सकते हैं कि गर्मियों में व्यक्ति के विरुद्ध अपराध ज़्यादा होते हैं, लोगों के अंदर गुस्सा, एंगर ज़्यादा होता है, तो व्यक्ति के विरुद्ध अपराध होते हैं, किसी को मार डाला, किसी के साथ हिंसक वारदात हो गई, ये चीज़ें। और जबकि जो ठंडी जो वातावरण होता है उस टाइम पे चोरी डकैती ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध ज़्यादा होते हैं। ये किसने बताया था? क्वेटलेट और ग्वेरी, अपराध का भौगोलिक निर्धारणवादी सिद्धांत में बताई थी ये चीज़ें। फिर समाज का भौगोलिक भाग्य निर्धारणवाद, ये किसने दिया था? तो ये दिया था हटिंगटन ने। हटिंगटन ने दिया समाज का भौगोलिक भाग्य निर्धारणवाद। हटिंगटन और बकल
ये दो सिद्धांतकार जिनका मानना था कि जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। मतलब कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का भाग्य निर्धारित करती है वहाँ की जलवायु। यदि जलवायु अनुकूल है तो वहाँ पर सभ्यता बनी रहेगी, अन्यथा उसका विनाश हो जाएगा। इन्होंने प्राचीन सभ्यताओं का उदाहरण देके समझाया कि जिस सभ्यता में जलवायु अनुकूल थी, वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने जलवायु से अनुकूलन कर लिया तो वो आगे कंटिन्यू कर पाए, वरना फिर उस सभ्यता का विनाश हो गया। तो जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। अच्छा, इसको शहरों के संबंध में अगर हम समझें तो समझ भी सकते हैं। जैसे देखा होगा आपने, किसी भी महानगर का विकास किसी बड़ी नदी के तट पर या अच्छे एक जगह पे ही होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं फिर उपलब्ध होती हैं जल की, और फिर आवागमन के जो साधन थे तो पहले जो नाव के थ्रू व्यापार होता था तो उसके भी साधन मौजूद थे। तो ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मान सकते हैं। तो ये तो थे प्रमुख सिद्धांत। अब हम देखेंगे कि भौगोलिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किस तरीके से जो भौगोलिक पर्यावरण है ये सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। तो देखिए, जो पर्यावरणीय दशाएं हैं, यानी कि जिस तरीके का हमारा एटमॉस्फेयर है, वो जो हमारी पर्यावरणीय दशाएं हैं उससे हमारा जनघनत्व प्रभावित होता है। मतलब कि कितने लोग प्रति किलोमीटर पे रह रहे हैं। यदि बहुत ज़्यादा समतल स्थान है, जैसे मैदानी भाग हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा आ करके वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर जनघनत्व तो ज़्यादा हो जाता है। जबकि अगर आप पठारी प्रदेशों में देखो, पहाड़ी इलाकों में देखो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्षमय जीवन होता है, तो फिर लोग वहाँ पर रहना कम पसंद करते हैं, तो वहाँ पर जनघनत्व तो कम होता है। ठीक है, तो एक तो जनघनत्व को प्रभावित करती हैं जो पर्यावरणीय दशाएं हैं, ये डिसाइड करती हैं कि जनघनत्व ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। जहाँ पर अनुकूल होती हैं पर्यावरणीय दशाएं, सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। सेकेंड चीज़ है कि उद्योग, धंधे और व्यापार, इन पर भी पर्यावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर जो पर्यावरण की दशाएं हैं वो अनुकूल होती हैं, कच्चा माल उपलब्ध होता है और सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं, वहाँ पर उद्योग धंधे भी होते हैं और वहाँ पर व्यापार भी बहुत ज़्यादा प्रगति पे होते हैं। तो पर्यावरणीय दशाएं यानी कि पर्यावरण में संसाधन कहाँ पे ज़्यादा मौजूद है। आपने देखा होगा जहाँ पर जिस चीज़ के संसाधन मौजूद होते हैं वहाँ पर उसी तरीके के उद्योग धंधे लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़। फिर थर्ड पॉइंट है कि पर्यावरणीय दशाएं सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप को निर्धारित करती हैं। अब ये चीज़ कैसे? तो जैसे जहाँ पर व्यक्ति को जीवित रहने के लिए या अपना जो उसकी जीवन यापन है उसको करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़े, तो वहाँ पर आपने देखा होगा पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पुरुष लोग थोड़ा सा ज़्यादा सक्षम हैं, तो उनको ही नेतृत्व की जो है वो थमा दो। जबकि जहाँ पर जीवन अनुकूल होता है तो वहाँ पर हम देखेंगे कि संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। जीवन अनुकूल है तो खेती ज़्यादा लोग करेंगे। फिर वहाँ पर क्या होगा कि खेती करेंगे तो फिर आपस में ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है, तो मिलजुल के खेती करेंगे, तो इस वजह से फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे संयुक्त परिवार ज़्यादा पाए जाते हैं। अब जैसे ये अपने जो एरिया में है, यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। या फिर इसका एक और एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जहाँ भी कृषि प्रधान क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। तो क्यों पाई जाती है? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो एक स्त्री है वो एक सस्ते श्रम के रूप में उपलब्ध होती है। अब उसको तो आप चाहे घर में काम पे लगा दो या बाहर काम पे लगा दो, उसको करना ही करना है। तो इस वजह से अब इसके कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं। ये एक तरीके से सार्वभौमिक नहीं है, बस एक सिद्धांत है, बट इसके अपवाद भी पाए जाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है कि जो भौगोलिक पर्यावरण है ये राजनीतिक संस्थाओं को भी प्रभावित करता है। राजनीतिक संस्थाएं भी प्रभावित होती हैं पर्यावरणीय दशाओं से।
जैसे जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पर लोकतंत्र पाया जाता है, जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर एक तंत्र पाया जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर होता है ना कि बहुसंख्यक या बाहुल्यता या इतना ज़्यादा नेतृत्व वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा नहीं रहती, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है कि बोला जाता है कि एक मुखिया हो, वही नेतृत्व करे, उसी की सारी जिम्मेदारी है और वही शासन करे, वही सारी चीज़ें डिसाइड करे। तो जब सब कुछ वही निर्धारित करेगा तो वहाँ पर एक तंत्र पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि जिस तरीके का हमारा वातावरण होता है, जिस तरीके का हमारा भौगोलिक पर्यावरण होता है, हमारी धार्मिक मान्यताएं भी वैसी ही होती चली जाती हैं। मतलब अगर किसी के आसपास कोई पेड़ बहुतायत में पाया जाता है तो आपने देखा होगा उस पेड़ की पूजा होनी शुरू हो जाती है। तो हमारी धार्मिक मान्यताएं बन जाती हैं उस तरीके की। और देखा होगा ना आपने, जैसे जो जनजातियां हैं वो थोड़ा सा अलग ही तरीके के क्षेत्रों में विषम जीवन जीती हैं, तो वहाँ पर देखो अंधविश्वास ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि उनमें प्रकृति का भय ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जैसा हमारा वातावरण होता है, हमारी धार्मिक मान्यताएं भी वैसी ही होती चली जाती हैं। फिर संस्कृति के विविध पक्षों पर भी पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। मतलब मैंने समझाया ना कि जिस तरीके का पर्यावरण होगा उसी तरीके की हमारी वेशभूषा हो जाएगी, हमारा खान पान हो जाएगा। अब जैसे आप कश्मीर में चले जाओ, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है तो वहाँ का पहनावा, वहाँ का खाना पीना सब कुछ एक अलग ही तरीके का होता है। फिर आप साउथ में चले जाओ तो वहाँ का खाना पीना, वहाँ का रहन सहन एक अलग ही तरीके का होता है। तो ये पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होते हैं। जैसे मम्फोर्ड ने कहा है कि सांस्कृतिक विरासत बढ़ने के साथ साथ भौगोलिक पर्यावरण का एक भाग अनुपयोगी होता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे जो मनुष्यकृत पर्यावरण है या जो मनुष्य का सांस्कृतिक पर्यावरण है इसका विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे भौगोलिक पर्यावरण का एक भाग, उसका प्रयोग कम होता जा रहा है। विलिस्ट्रीन ने कहा है कि भौगोलिक कारक यद्यपि निर्णयात्मक नहीं, लेकिन इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। मतलब सिंपली अगर हम कहें निष्कर्ष के स्वरूप कि क्या भौगोलिक कारण ही एकमात्र उत्तरदायी होते हैं परिवर्तन के लिए, तो ये तो बात सही नहीं होगी, लेकिन काफ़ी हद तक वो प्रभावित करते हैं। काफ़ी हद तक भौगोलिक कारणों की वजह से परिवर्तन आते हैं या मानवीय व्यवहार या मानवीय संस्थाएं प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक भौगोलिक पर्यावरण। अब हमारा अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। ये जो सारे टॉपिक हैं ये मैंने कवर करवाए हुए हैं, अभी मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको भेज दूंगी, तो वहाँ से आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा भी, क्योंकि यहाँ पे मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। तो पारिस्थितिकी क्या होती है? तो मनुष्य अनजीवित प्राणियों और उनकी जो सराउंडिंग के संबंध में जो भी रिलेशन के बीच में होते हैं उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी। मतलब एक तो ह्यूमन बींग्स हो गया, दूसरे जो अदर जो स्पेसीज हैं, जो अदर जीवित प्राणी हैं, और उसके बाद जो भौगोलिक पर्यावरण है वो किस तरीके से आपस में अंतर संबंधित हैं, इनके बीच के जो संबंध हैं इसी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी। ये जो वर्ड है इकोलॉजी, इसको सबसे पहले दिया था 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी वर्ड दिया था। और एक दूसरा शब्द है इकोसिस्टम, इसको दिया था आर्थर टांसले ने। ठीक है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम अलग अलग है। तो इकोलॉजी दिया था अर्नेस्ट हैकल ने और इकोसिस्टम शब्द दिया था आर्थर टांसले ने। इकोलॉजी के दो प्रकार हो सकते हैं, एक होता है सोशल इकोलॉजी और दूसरा होता है कल्चरल इकोलॉजी। ठीक है, तो सोशल इकोलॉजी ये जो शब्द है ये किसने दिया था? तो ये दिया था मुरे बकचिन ने। इनकी पुस्तक का नाम था द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट विथ एस्पेक्ट टू सोशल। ये इनकी पुस्तक का नाम था जिसमें इन्होंने शब्द दिया था सोशल इकोलॉजी। तो इन्होंने कहा कि जो सामाजिक पारिस्थितिकी है इसमें क्या होता है, तो इसमें मनुष्य और पर्यावरण के अंतःक्रिया के अध्ययन द्वारा इनके प्रभावों को जाना जाता है। मतलब किस तरीके से मनुष्य और जो पर्यावरण है उनके बीच में आपस में अंतःक्रिया, किस तरीके से मनुष्य प्रभावित होता है पर्यावरण से और अपने क्रियाकलापों के द्वारा वो पर्यावरण में चेंजेस करने की कोशिश करता है। ये सारा कुछ होता है सोशल इकोलॉजी में। कल्चरल इकोलॉजी क्या होती है?
तो ये शब्द दिया था जूलियन स्टीवर्ट ने। कल्चरल इकोलॉजी में होता है कि जो भी पर्यावरण से अनुकूलन करने हेतु जो मनुष्य सांस्कृतिक परंपराओं और सभ्यताओं का सहारा लेता है कि जो पर्यावरण है उससे हम अनुकूलन कर लें, तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, तो इसके लिए वो क्या करता है, सांस्कृतिक परंपराएं और सभ्यता का यूज करता है। तो इसी का हम अध्ययन करते हैं कल्चरल इकोलॉजी में। ठीक, तो ये तो हो गया इकोलॉजी का पार्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ और ये वाला जो टॉपिक है ये मैं फिनिश कर दूँ। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, कल्चर, संस्कृति और व्यक्तित्व वाला जो नेक्स्ट यूनिट है उसको शुरू करेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण, तो पर्यावरण का अर्थ आप लोग जान गए कि मनुष्य के चारों तरफ जो भी परिस्थितियाँ, जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम पर्यावरण कहते हैं। फिर अब हम समझते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो देखिए, प्रकृति प्रदत्त जो भी घटक हैं उनमें जब कोई ऐसा चेंज आ जाता है जिससे उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, मतलब प्रकृति के घटकों में कुछ ऐसा चेंज, कुछ ऐसा परिवर्तन जिससे उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाए, तो उसको कहते हैं कि उनमें प्रदूषण आ गया या वो चीज़ें प्रदूषित हो गई, वो दूषित हो गई, यानी वो मैली हो गई, वो गंदी हो गई या वो अच्छी नहीं रही। ठीक, ऐसे जैसे घटक क्या क्या है, जल है, वायु है, मृदा है, ये जो पर्यावरण के घटक हैं इनमें कोई ऐसा चेंज आ जाए या मनुष्य के कारणों की वजह से मतलब आ जाए, तो उससे क्या हो कि मनुष्य और जो दूसरे सजीव निर्जीव प्राणी हैं उनको कुछ हानि पहुंचनी शुरू हो जाए, उसको कहेंगे हम पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, वैसे तो जल, वायु, मृदा इनकी जो शुद्धता है वो बनी रहती है, लेकिन जब इनमें कुछ अशुद्धियां आ जाएं जिनसे जो मनुष्य है या जो दूसरे प्राणी हैं उनको हानि पहुंचनी शुरू हो जाए, तो फिर इसको हम कहेंगे कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अब हम देखेंगे प्रदूषण के प्रकार। तो पहला प्रकार होता है जल प्रदूषण। तो सिंपली जो जल की गुणवत्ता है, जल का जो शुद्धता है उसमें या उसके मूल स्वरूप में जब परिवर्तन हो जाए, उसमें कुछ ऐसा चेंज हो जाए जिससे कि जो मनुष्य है या जो भी अन्य प्राणी हैं उनको हानि पहुंचे, तो उसको हम कहेंगे जल प्रदूषण। ठीक है, अब ये क्यों होता है, तो ये होता है सीवेज की वजह से, औद्योगिक जो अवशिष्ट हैं उनकी वजह से, नाभिकीय परीक्षणों से, धार्मिक कर्मकांडों के कारण हम जल में बहुत सारी चीज़ों को प्रवाहित करते हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जैसे अस्थियां हैं, राख है और बहुत सारी चीज़ें, बॉडी है, ये सब कुछ जो हम प्रवाहित करते हैं, इसकी वजह से जल की गुणवत्ता में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रमुख कारण होता है वो सीवेज वाला जो जल है वही होता है। फिर औद्योगिक अवशिष्ट भी जाते हैं, उनमें डायरेक्ट नदियों में ही प्रवाहित होते हैं। नाभिकीय परीक्षण है, वो भी समुद्र के जल, नदियों के जल वहीं पे होते हैं। तो ये सारे के सारे रीज़न होते हैं जल प्रदूषण के, जिनकी वजह से जो जल की गुणवत्ता है उसमें अशुद्धियाँ आ जाती हैं, वो इतना ज़्यादा शुद्ध नहीं होता है, उससे फिर बाद में जो ह्यूमन हेल्थ है वो खतरे में आ जाती है। अगला प्रकार है वायु प्रदूषण। देखिए, शॉर्ट में मैं समझा रही हूँ क्योंकि ये सारे टॉपिक आप लोग पहले से ही जानते हो, कोई कठिन टॉपिक नहीं है, तो मैं इसीलिए बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वायु प्रदूषण क्या होता है, तो वायु के जो उसकी शुद्धता है उसमें उसके जो भौतिक, रासायनिक या जैविक घटक हैं उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं, या वायु की जो शुद्धता है उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जो कि फिर पारिस्थितिकीय घटकों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, यानी मनुष्य के हेल्थ या जो अन्य पेड़ पौधे हैं या जो अन्य जीव जंतु हैं, सजीव निर्जीव हैं, उन पे विपरीत प्रभाव डालते हैं, उसको कहते हैं हम वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्यों होता है, वनों की अंधाधुंध कटाई होती है और बहुत ज़्यादा दहन, यानी जो आग जलाई जाती है उसके बाद जो धुआं निकलता है, फिर मोटर वाहनों की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, मोटर वाहनों से जो धुआं निकलता है उससे, उद्योग धंधों से जो धुआं निकलता है उससे, तो ये सारे के सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो वायु की गुणवत्ता है वो खतरे में आ जाती है या वायु की जो शुद्धता है वो ख़त्म होने लगती है। अगला जो प्रकार है वो है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है, जब उद्योग धंधों की मशीनें, मोटर वाहन
लाउड स्पीकर, ये सारे जो रीज़न होते हैं, इन कारणों से जब ध्वनि का स्तर 120 डेसिबल से अधिक हो जाए, इसको हम बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। क्योंकि 120 डेसिबल तक जो ध्वनि होती है उसको हम सुन सकते हैं, फिर जब इससे ज़्यादा हो जाती है तो वो असहनीय हो जाती है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है। मृदा प्रदूषण क्या होता है? तो मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जो मृदा की गुणवत्ता है, जब उसमें कमी आने लगे, उसकी उर्वरकता कम होने लगे। और ये क्यों होता है? इसका सबसे मेन रीज़न तो है प्लास्टिक। जो प्लास्टिक का उपयोग है, जो ई वेस्ट आजकल जो डाल दिया जाता है, कृत्रिम उर्वरक हैं, ये सब जो भी चीज़ें डाली जाती हैं, इससे मृदा की जो उर्वरकता है ये कम होने लगती है और इसको बोलते हैं मृदा प्रदूषण। फिर एक और प्रकार है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। ये क्यों होता है? परमाणु परीक्षणों के द्वारा जो रेडियो एक्टिव जो किरणें या जो उसके तत्व निकलते हैं, उससे मानवीय प्रजाति को या जो अन्य जो प्राणी हैं उनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है। और ये आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा घातक चीज़ें होती जा रही हैं, जिस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है प्राणियों को, बहुत ज़्यादा हानियाँ उठानी पड़ती हैं। ये सारा का सारा मैंने समझाया हुआ है, तो मैं अभी लिंक भेज दूंगी, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण हेतु कुछ उपाय किए गए। तो प्रमुख जो उपाय हैं वो मैंने यहाँ पे बताए हैं। जैसे जल प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया 1974 में। वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया 1981 में। ठीक है। और पर्यावरण की सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए बनाया गया पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक और अधिनियम आया था जल उपकर अधिनियम, यह आया था 1977 में। तो ये कुछ प्रमुख उपाय गवर्नमेंट की तरफ से किए गए जिससे कि पर्यावरण की जो शुद्धता है वो बनी रह सके। तो ये तो उपाय गवर्नमेंट की तरफ से किए गए। इसके अलावा हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें ना करें जिससे हमारे पर्यावरण को थोड़ी सी भी क्षति पहुँचे। क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण ख़त्म हो जाएगा तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।